लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और औरंगजेब, ये दो नाम ऐसे हैं जिनको गए हुए सालों बीत चुके हैं। नेहरू जी की मृत्यु को 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और औरंगजेब को 300 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन दोनों नामों पर अलग अलग बहस होती रहती है। सोच कर देखिए, एक बादशाह जिसने लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तान पर राज किया, आज 300 साल बाद भी उसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें चलती हैं। किसी के लिए वो बहुत बड़ा कट्टरपंथी था जिसने कि मंदिरों को तुड़वाया, अपने भाइयों की हत्या की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसा बादशाह था जिसने बहुत सख्त तरीके से अपने शासन को चलाया, जिसकी बदौलत वो 50 सालों तक रूल कर पाया और जिसने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उधर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आज हमारे देश में जो कुछ है, जैसा भी है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए जब औरंगजेब को लेकर बहस तेज होती है तो ये बात भी उतनी तय है कि आखिर पंडित नेहरू औरंगजेब के बारे में क्या सोचते थे, वो क्या राय रखते थे और उनके शासनकाल के बारे में वो क्या सोचते थे। पंडित नेहरू को इतिहास की अच्छी खासी समझ थी। इस समझ को उन्होंने अपनी बेहद फेमस किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उतारा था। इसी किताब में उन्होंने जिक्र किया है औरंगजेब का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने इस किताब में औरंगजेब के बारे में अपने कौन से विचार रखे। उनके हिसाब से औरंगजेब अगर बादशाह ना बनता तो भारत का भविष्य क्या होता। आज मैं आपको इतिहास के इसी पहलू की ओर ले जाऊंगा जहां आपको पता चलेगा कि पंडित नेहरू की नजर में औरंगजेब वास्तव में वैसा ही अत्याचारी था जैसा उसे अक्सर दिखाया जाता है, या फिर कहानी कुछ और है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा बहस औरंगजेब के शासनकाल को लेकर होती है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या की थी बादशाह बनने के लिए। इतिहास में ऐसा कुछ होता आया है, लेकिन औरंगजेब ने जो किया था वो बहुत ही क्रूर और शर्मसार कर देने वाला था। अपने भाई दारा शिकोह को उसने रास्ते से हटाया, फिर अपने बाकी के दोनों भाइयों को भी रास्ते से हटाया, यानी मुराद और शाह शुजा को, और खुद वो बन गया बादशाह। औरंगजेब का टाइम पीरियड भी बाकी मुगल बादशाहों से काफी अलग रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर युद्ध हुए हैं, खास तौर पर दक्कन के क्षेत्र में, जहां औरंगजेब ने अपने करीब 26 साल बिता दिए थे। इतिहास में इस दौर के बारे में खूब लिखा गया है। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी औरंगजेब के बारे में अपनी किताब में लिखा है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ देश के पहले पीएम नहीं थे, बल्कि उन्हें देखा जाता है एक शानदार लेखक के तौर पर भी, जिसमें उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया रीडिस्कवर्ड, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज। इसमें से ज्यादातर लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज के बारे में ही जानते हैं। अगर आपको उनकी बाकी किताबों के भी नाम पता थे जो मैंने बताए पहले से, अगर पता थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेहरू की सबसे प्रसिद्ध किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने देश के प्राचीन काल के राजाओं जैसे कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो लिखा ही, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बारे में भी अपने उन्होंने विचार रखे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किताब उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, और ये जेल कोई और नहीं बल्कि अहमदनगर किले की जेल थी, जहां पर औरंगजेब ने कभी कब्जा किया था। खैर, अगर पंडित नेहरू की नजरों से देखा जाए तो औरंगजेब का शासनकाल भारत के लिए और साथ ही साथ मुगलों के लिए भी पतन का शासनकाल था। भारत की खोज में नेहरू ने मुगल काल का बहुत डीप एनालिसिस किया। इस एनालिसिस के हिसाब से औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो बहुत धार्मिक था, बहुत डिसिप्लिन था, लेकिन उसकी नीतियां इतनी कठोर थी कि उसकी वजह से आखिर में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नेहरू ने इस बारे में एक सब चैप्टर रखा है अपनी किताब में। इसका मतलब होता है कि औरंगजेब ने घड़ी को उल्टा घुमा दिया। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि द लास्ट ऑफ द सो कॉल्ड ग्रैंड मुगल्स, औरंगजेब ट्राइड टू पुट बैक द क्लॉक एंड इन दिस अटेम्प्ट स्टॉप्ड इट एंड ब्रोक इट अप। अब नेहरू ने यह कहा क्यों, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, औरंगजेब से पहले यानी 17वीं सदी की शुरुआत तक के मुगल काल को देखेंगे अगर आप, तो औरंगजेब उस दौर से बहुत अलग था। अकबर, जहांगीर या शाहजहां की तरह औरंगजेब नहीं था। इन सभी बादशाहों की राजनीति धार्मिक सहिष्णुता और मिलकर शासन चलाने वाली पॉलिसी पर बेस थी। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को गद्दी से हटाने के लिए दूसरी कई चालें चली। उसने खुद को कट्टर इस्लामिक लिखना शुरू किया।
कट्टर इस्लाम मानने वाले लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए औरंगजेब ने सख्त कानून लागू किए। गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया, कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, अपने दरबार की जो संगीत और नृत्य की परंपरा थी उसको बंद करा दिया। यही वजह है कि नेहरू के हिसाब से औरंगजेब अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग सोच रखने वाला बादशाह था। नेहरू लिखते हैं, औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वो धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। अब दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो नेहरू भी कहीं ना कहीं मानते थे कि औरंगजेब की नीतियां कट्टर थी और वो ही मुगलों के पतन की वजह बना। लेकिन क्या सचमुच औरंगजेब एक हिंदू विरोधी शासक था, या फिर वो इस्लाम की अपनी वैल्यूज को मानने की वजह से एक कट्टर बादशाह बना? अब इस बारे में भी नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं। नेहरू के हिसाब से औरंगजेब एक भारतीय राजा होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मुस्लिम था, जिसने आखिरकार मुगलों के पतन का रास्ता तैयार किया। नेहरू औरंगजेब को एक बेहद धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखते थे, जिसकी इस्लामिक कट्टरता ने एक बादशाह के तौर पर उसकी डिसीजन मेकिंग को लगभग खत्म कर दिया। नेहरू के हिसाब से देखें तो औरंगजेब की नीतियां इस्लाम की कठोर व्याख्याओं से प्रेरित थी। इन व्याख्याओं ने साम्राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से, खास तौर पर हिंदुओं और गैर मुसलमानों को अलग थलग कर दिया। इसीलिए नेहरू ने इस बारे में लिखा, औरंगजेब began to oppose this movement and suppress it and to function more as a Muslim than an Indian ruler. The Mughal Empire began to break up. यहाँ वो कहते हैं कि औरंगजेब की इस्लाम के प्रति आस्था ने भारत पर शासन करने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया। हालांकि जरूरी नहीं है कि नेहरू की हर बात का सभी इतिहासकार समर्थन करते हो। एंड्रू टस्के जैसे इतिहासकार अपने आर्टिकल औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में नेहरू की इन बातों का सपोर्ट नहीं करते। उनके हिसाब से औरंगजेब को खतरनाक रूप से धार्मिक और उस धार्मिकता की वजह से उसे एक बुरा सम्राट बताने में नेहरू बिल्कुल भी मौलिक नहीं थे। कहने का मतलब है कि नेहरू के ये अपने विचार नहीं थे। उनके हिसाब से इस तरह के विचार नेहरू के टाइम पर कई दूसरे बड़े विचारक रख रहे थे, जैसे कि औरंगजेब के 20वीं सदी के सबसे बड़े इतिहासकार जादूनाथ सरकार। नेहरू को भी ये विचार शायद वहीं से मिले थे। हालांकि दोस्तों, सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट्स पर नेहरू ने औरंगजेब के ऊपर अपने विचार नहीं रखे थे। उन्होंने औरंगजेब के प्रशासन और उसकी वजह से होने वाले रिजल्ट पर भी जोर डाला था। नेहरू के हिसाब से औरंगजेब के पास अपने मुगल साम्राज्य को बचाए रखने के लिए एक पॉलिटिकल थॉट की कमी थी। वो इस बात को पहचान ही नहीं पाया कि भारतीय समाज समय के साथ बदलता रहा है और इसी के साथ साथ राजनीति और अर्थव्यवस्था भी टाइम के साथ बदल जाती है। औरंगजेब ये नहीं समझ पाया कि भारतीय समाज धार्मिक और स्थिर जिद से नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की भावना पर चलता है। क्योंकि औरंगजेब ये नहीं समझ पाया, इसलिए उसके काल में बार बार विद्रोह होते रहे। कभी मराठा तो कभी राजपूत और कभी सिख, सभी ने मुगल शासन का विरोध किया। इन्हीं विद्रोहों के कॉन्टेक्स्ट में नेहरू ने औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी को भी खूब क्रिटिसाइज किया। नेहरू के अनुसार औरंगजेब की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक भूलों में से एक उसका लंबे समय तक चलाने वाला मिलिट्री अभियान था, खास तौर पर दक्कन में। मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के जुनून के चलते उसके साम्राज्य के संसाधन धीरे धीरे खत्म होते चले गए और इसने उत्तर भारत पर उसकी पकड़ को कमजोर कर दिया। नेहरू लिखते हैं, मराठों के खिलाफ दक्षिण में लंबे समय तक चले युद्धों ने साम्राज्य की ताकत को खत्म कर दिया और अंततः जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसमें कुछ भी नहीं बचा था और ये साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा। अब दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। तमाम इतिहासकार औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में ये बात कहते हैं। औरंगजेब के दक्कन अभियान न केवल महंगे थे बल्कि काफी हद तक किसी काम के भी नहीं थे। हालांकि वो बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने में कामयाब रहा, लेकिन बढ़ती मराठा ताकत को दबा पाने में उसे कामयाबी नहीं मिली। दक्कन में उसके सामने दो बड़ी शख्सियतें खड़ी थी। पहली, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी नेवी और गुरिल्ला युद्ध रणनीति ने मुगलों को परेशान करके रख दिया, और फिर उनकी मृत्यु के बाद मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अंदर रहते हुए करीब 9 सालों तक मुगलों को दबा कर रखा। यही वजह है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य बुरी तरह से कमजोर और खंडित हो गया था।
इस तरह देखिए दोस्तों तो नेहरू ने औरंगजेब के बारे में काफी कुछ नेगेटिव लिखा है। बहुत कम लोग ये मानेंगे, लेकिन नेहरू औरंगजेब को एक ऐसे सम्राट के रूप में देख रहे थे जिसके पास अव्वल तो दूरदर्शिता की कमी थी और दूसरा उसके पास उस समय को समझने की भी कमी थी। इसी दूरदर्शिता की कमी के चलते उसने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को नष्ट कर दिया। हालांकि इससे अलग एक ग्रे एरिया है जिसके बारे में कई लोग नेहरू से नाराज भी हो सकते हैं। नेहरू के हिसाब से औरंगजेब में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन था। कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब ने अपनी मिलिट्री ब्रिलियंस के चलते इन तमाम विद्रोहों को काबू कर रखा था। उसकी सेना में बड़े पैमाने पर हिंदू ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी नेहरू इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि उसकी असहिष्णुता और राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी का प्रभाव पड़ा राजनीति पर। नेहरू ने अपना कंक्लूजन निकाला, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य जो था उसकी छाया बन गया। इसने अपनी जीवन शक्ति खो दी और इसे कायम करने वाली ताकतें गायब हो गई थी। इस तरह दोस्तों नेहरू की नज़र में औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक शासक था जो अपनी कई खासियतों के बावजूद समय को पहचान नहीं पाया और इसकी इस कमी ने मुगलों को आखिरकार पतन के रास्ते पर डाल दिया। उनकी नज़र में औरंगजेब एक ऐसा शासक है जो अपनी योग्यता और अपनी दृढ़ संकल्प के बावजूद अंततः शासन के बड़े काम में विफल रहा। उसका धार्मिक रूढ़िवाद भारत की विविधता को बनाए रख पाने में कामयाब नहीं हो पाया और सैन्य विजय के जुनून ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर करके रख दिया। इसीलिए औरंगजेब को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसकी नीतियों ने विभाजन और पतन के बीज बोए थे। नेहरू के हिसाब से अगर भारत को दारा शिकोह मिलते तो भारत और ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से समावेशी और सहिष्णु राष्ट्र बन सकता था। अब इसकी वजह भी साफ थी क्योंकि दारा शिकोह को बहुत लिबरल मुस्लिम माना जाता था। उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया था। उनके लिए हिंदू और मुस्लिम एक समान थे। इसीलिए नेहरू के हिसाब से भारत की मिली जुली संस्कृति या गंगा जमुनी तहजीब को दारा शिकोह लेकर चल सकता था। लेकिन दारा शिकोह की बदकिस्मती ये थी कि उसे औरंगजेब मिल गया, वो औरंगजेब जिसकी वजह से मुगल इतिहास हमेशा के लिए बदल भी गया और दागदार भी हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी कि पंडित नेहरू औरंगजेब के बारे में क्या सोचते थे। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.